तो माय क्यूट लिटिल वांगशन फैमिली बोर्न टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब सभी बच्चे वांग जी के सामने बैठे हुए थे, जबकि ये जब वांग जी के बगल में बैठी थी और उसके बाद वांग जी के वहाँ पे गले लगी हुई थी और विंग उसके बगल में खड़ा था। वे सभी थोड़े भ्रमित थे क्योंकि वांग जी ने कहा कि उसके पास बात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन अब वे यहाँ थे। अमल ने कहा, पिताजी आप कौन सी महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं? वांग जी ने मुस्कुराया और कहा, मैं तुम लोगों को एक उपहार देने की सोच रहा हूँ। तो बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? सिजुई ने एक स्मित के साथ किया। दोबारा सोचिए पिताजी, हो सकता है कि हम बहुत कुछ मांग लें। वांग जी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ लिटिल ब्राट। मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे तुम अपने प्रतिद्वंदी से बात कर रहे हो। सिजुई ने अपनी सिर हिलाकर सहमति दी। जे ने अपनी पपी आइज दिखाते हुए कहा, पहले आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। वांग जी मुस्कुराया और बोला, जब तक यह एक ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं वहन नहीं कर सकता। विंग अपने आप में वांग जी को घूरते हुए बोला, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे यहाँ इसके पास खड़े होने की ज़रूरत है। वांग जी ने जब अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस की तो उसने विंग की ओर देखा। विंग ने अपनी आइज रोल की। विंग अपनी गर्दन की मालिश कर रहा था और उसके अपने शरीर को हल्के से खरोच भी रहा था। जब वांग जी ने देखा तो वह समझ गया कि विंग निश्चित रूप से कुछ क्षण के लिए किए गए अत्यधिक व्यायाम से थक गया है। सभी राजकुमार एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। वह जानते थे कि वास्तव में उनके पिता और विंग के बीच क्या हुआ होगा और उनके लिए कुछ नया नहीं था। लेकिन इस बार हाइकॉन के पास विंग को चिढ़ाने का एक कारण था, लेकिन वह सुअर की तरह भूने जाने से की इच्छा नहीं रखते हुए रुक गया। वांग जी मुस्कुराया और कहा, आप जा सकते हो और आराम कर सकते हो। विंग ने अपना सर हिलाया और कहा, अब मैं जा रहा हूँ महाराज, और झुका और वहाँ से चल दिया। विंग वहाँ से चले गया और उसके बाद इंगशी और शुयांग भी वहाँ से चले गए, जबकि वांग जी और उसके बच्चे सीधे चेहरे से देखता, लेकिन वह गंभीर मूड में नहीं था। तभी जे ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हमें जल्दी कोई भाई बहन मिलने वाला है पिताजी? तभी हाइकॉन ने भी कहा, प्लीज़ फादर बस करो, मैं पिता बनने की उम्र में भाई नहीं बनना चाहता। वांग जी ने उसे देखा और कहा, बकवास सोचना बंद करो, तुम अभी बहुत छोटे हो। हाइकॉन ने उसे तुरंत जवाब देते हुए कहा, आपने मुझे तब जन्म दिया था जब आप मुझसे 1 साल छोटे थे। हालांकि उस समय मैं अपनी माँ के पेट में ही था, लेकिन फिर भी आप मुझे तब जन्म दिया जब आप सिर्फ 15 साल के थे। वांग जी की आंखें खड़ी रह गई। वांग जी का चेहरा खराब हो गया। ये बड़ा खरगोश निश्चित रूप से अपने पहले खरगोश बच्चे के साथ नहीं मिलता, क्योंकि इसमें हमेशा तथ्यों को प्रस्तुत करने की अद्भुत प्रतिभा है, भले ही गलत समय हो। सिजुई मुस्कुराया और एक बच्चे की तरफ अपना हाथ उठाया। अगर हम यहाँ समाप्त कर लें तो मैं पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। वांग जी मुस्कुराया और बोला, सिजुई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रॉयल मेडिकल ट्रेजर से कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए। तभी जे बोला, मैं डॉक्टर हूँ तो आपको जड़ी बूटियों की क्या ज़रूरत? तभी सिजुई भी मुस्कुराते हुए बोला, आप तो डॉक्टर हैं, फिर आपको तलवार की क्या ज़रूरत? तभी वांग जी ने बोला, अब इसे अब शुरू मत करना। और सिजुई, मुझे बताओ तुम्हें इसकी आवश्यकता क्यों है? सिजुई बताने वाला था, तभी वहाँ पर सुंदरी आई और वो अपना सिर झुकाते बोलने लगी, पॉइजन पॉइजन पॉइजन, और वे उनके ऊपर उड़ रही थी। वहीं
सिशोई अपना दांत पीसता रहा। वांग जी ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, सुंदरी पॉइजन पॉइजन कहते हुए सबके सिर के ऊपर उड़ रही थी। सब असमंजस में थे, पर वांग जी को समझ आ गया। उसने भौहें सिकोड़ी और सिजोई की ओर देखा, जो अपनी तीखी नज़र से उस पक्षी को देख रहा था। वह सोच रहा था कि यह पक्षी 2 साल से उसका पालतू है, पर अभी तक वफादारी करना नहीं सीखा। लगता है उसे इसे वफादारी सिखाने की ज़रूरत है। सिजोई दांत पीसते हुए अपने मन में बोला, मूर्ख पक्षी। सुंदरी वहां से उड़ गया। वहीं अनमोल ने पूछा, वह पॉइजन क्यों कह रहे थे? अनमोल को कुछ सस्पिशियस लगा। तभी सिजोई ने मुस्कान के साथ कहा, वह दोपहर के भोजन के समय कंकुवाइन मींग के साथ रही है। उसने यह बात उनसे सुनी होगी। तोते तो शब्द सीखते हैं, उसे बार बार दोहराना पसंद करते हैं आखिरकार। पंछी ने कहा, फिर उसने कोल्ड टोन में कहा, लेकिन मैं अभी भी आपको वो जड़ी बूटियाँ नहीं दे सकता। उन्हें शाही चिकित्सा के शिष्यों ने एकत्र किया है। फिर उसने कोल्ड टोन में कहा, मैं उन्हें दान नहीं कर सकता। वहीं सिजोई ने थोड़ा सा सिर झुकाकर कर कहा, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ। पंछी ने सभी की ओर देखा और पूछा, किसी और चीज के रूप में? तभी सिजोई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरे मन में और कुछ नहीं है। अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं निश्चित रूप से पिताजी के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। पंछी ने सिर हिलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो जय? जय ने उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, मुझे तीसरे भाई के मंडप से एक नौकरानी चाहिए, जो मेरी निजी नौकरानी होगी। वांगजी ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्यों? जय ने कहा, मुझे उसका काम करने का तरीका पसंद है, जैसे कि वे उनसे प्यार करती है। और इधर क्या? मुझे इससे नफरत है। कोई अमीर अल्फा मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकता और मुझे अपनी एकमात्र पत्नी क्यों नहीं बना सकता, जबकि वह मुझसे बहुत प्यार करता। वे अपने दर्द में रोते हुए बोली, मुझे काम करने से नफरत है। वांगजी ने जय की ओर देखते हुए बोला, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे प्ले बॉय कैरेक्टर के बारे में नहीं जानता? जय ने पाउट बनाते हुए कहा, नहीं फादर, मुझे उसकी कार्यशैली बहुत पसंद है। वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। जय ने कहा, वाह। तभी वांगजी ने कहा, आपका इरादा साफ दिख रहा है। जय चुपचाप होकर अपनी जगह पर बैठ गया। तभी वांगजी ने हनवल की ओर देखा और पूछा, हनवल? हनवल ने वांगजी की ओर देखकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जब मुझे किसकी सख्त ज़रूरत होगी तो मैं आपसे कुछ मांगूंगा, लेकिन आपको मुझे देना होगा। वांगजी मुस्कुराया और कहा, जरूर। हनवल ने कहा, वादा? वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का वादा। हनवल मुस्कुराया और बोला, बस याद रखें, रॉयल्स वादे कभी नहीं तोड़ते। वांगजी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मेरे सभी बेटे इतने अजीब क्यों हैं? तभी हैकॉन ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, अब मेरी बारी। वांगजी ने उसकी ओर देखते हुए बोला, कहो। हैकॉन ने कहा, नियम पुस्तिका से में एक नियम है जो कहता है कोई भी रॉयल अल्फा अपने से बड़ी ओमेगा से शादी नहीं कर सकता। ये उनसे कोई संबंध नहीं रख सकता। वांगजी ने कहा, तभी हैकॉन ने कहा, बस उसे हटा दो। वांगजी ने भी एक रहस्यमय मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन उसके पक्ष में मैं एक और जोड़ दूंगा। हैकॉन ने कहा, सब कुछ ठीक है। वह खुशी चेहरे के साथ वांगजी की ओर देख रहा था। तभी वांगजी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और हैकॉन ने अपने मन में कहा, ये अच्छी मुस्कान नहीं है। तभी वांगजी एजिन की ओर देखा और बोला, तुम्हें क्या चाहिए एजिन? एजिन वांगजी की ओर देखा और घबराहट में अपनी उंगलियां हिलाते हुए बोला, मुझे पेंटिंग बोर्ड मिल सकता है? वांगजी मुस्कुराया और बोला, बेशक। उसने एजिन के सिर को थपथपाया। एजिन ने शर्म नीचे देखा और कहा, थैंक यू।
तभी वांगजी ने युवान की ओर देखा। युवान ने अपनी उंगलियां दिखाते हुए कहा, क्या मुझे अकादमी से 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है? वांगजी उसकी बात पर अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यही बात आपको खुश करती है तो मुस्कुराइए। और युवान खुशी से चिल्लाने लगा। तभी वांगजी ईशा की ओर मुड़ा और उससे पूछा, ईशा तुम्हें क्या चाहिए? ईशा ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, मैं केवल अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ। वांगजी हंसा और बोला, वैसे भी तुम मेरे साथ हो, कुछ और मांगो। ईशा ने उसकी ओर देखा और सोचते बोला, मैं अपने बगीचे के फव्वारे पर सुनहरी मछली चाहती हूँ। वांगजी बुदबुदाया, सुनहरी मछली? ईशा ने अपनी पपी साइज दिखाई और कहा, प्लीज। वांगजी मुस्कुराया और उसके फोrehead पर किस किया और बोला, ओके। ईशा भी गिगल्स करने लगी। अपने पिता के साथ कुछ और समय बिताने के बाद बच्चे अपने अपने पवेलियन में वापस चले गए, जबकि युवान अपने कमरे में चला गया। वांगजी ने अपने दरबान को शाही नियम पुस्तकों से नियम को हटाने के लिए काम करने का आदेश दिया और उसके नाम पर एक और नियम लिखने का आदेश दिया। यह कहने के बाद उसे सामान्य रूप से वहां से चले जाने को कहा, लेकिन नहीं, वह विंग के कमरे की ओर चला गया। वांगजी ने बिना कोई आवाज किए थोड़ा सा दरवाजा खोला और देखा विंग शांति से सो रहा था। वांगजी मुस्कुराया और उसकी ओर चला। वांगजी विंग के बगल में बैठा और अपने बालों को एक गुच्छा कमरे में रखते हुए वह उस पर धीरे से चुंबन करता है। वांगजी धीरे से मुस्कुराता है और विंग के माथे पर चुंबन करता है और वह विंग पर एक अंतिम नजर डालते हुए वहां से चला जाता है। जैसे ही वांगजी कमरे से बाहर गया, सभी उसके सामने झुके। वांगजी ने एक ठंडे भाव के साथ वहां से चला गया और उसके पीछे उसके गार्ड और चिंग भी होते हैं। शाम के समय वांगजी अपने अध्ययन कक्ष में था, सभ्यता के मामले में अध्ययन कर रहा था, जब दरवाजा खुला और चियांग चिंग दिखाई दिया, जो अंदर आया और उसके सामने झुका। वांगजी मुस्कुराया, यह जानते हुए कि यह क्या है, और उसकी ओर एक चिट कंगन आगे बढ़ाया। चिंग ने वांगजी की ओर देखा और कहा, महाराज, आपको वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। वांगजी मुस्कुराया और उसने कहा, सिस्टर इनला से कहना ये मेरी तरफ से उपहार है। चियांग चिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब मैं चलता हूँ। चिंता मत करिए, मैं सुबह से पहले वापस आ जाऊंगा। वांगजी ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। चिंग झुका और वहां से चला गया। वांगजी ने अपनी कलम मेज पर रखी और वहां से उठकर बालकनी की ओर चल पड़ा, जबकि वह पीछे के फव्वारे से जुड़ा हुआ था और आपको मछलियों के साथ स्वच्छ पानी का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। वांगजी पानी को देखते हुए फ्रेम पर झुका और उसने कहा, यह अच्छा होगा कि घर पर एक वफादार और प्यार करने वाली पत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रही हो, जो आपको घर जैसा एहसास कराए, जो आपको अपनेपन का एहसास कराए, जो तुमसे कहे कि तुम सिर्फ उसके हो। वांगजी ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने विंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। वांगजी अपनी आंखें बंद किए हुए मुस्कुराया और बोला, विंग। फिर उसने अपनी खाली रिंग फिंगर को देखते हुए कहा, क्या तुम सिर्फ मेरा बनने के लिए तैयार हो? तभी बेनिंग कहीं से वहां पर प्रकट हुआ और उसने कहा, क्या प्रश्न को उलट नहीं दिया जाना चाहिए महाराज, कि क्या केवल आप उसका बनने के लिए तैयार है? वह झुका और खड़ा हो गया। वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, तुम बहुत साहसी नहीं हो रहे हो? बेनिंग अपने चेस्ट पर हाथ रखकर थोड़ा झुकने की हिम्मत नहीं कर सकता और बोला, क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि किंग ने अचानक मुझे क्यों मिलने बुलाया? वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, मेरे तीसरे पर नजर रखना।
मेरे तीसरे बेटे पर नज़र रखना। वह सस्पिशियस है। विनिंग थोड़ा मुस्कुराया और बोला, आपका बेटा है आखिरकार। वांग जी ने पलटकर उसे दीवार पर पटक दिया और उसका गला दबाने लगा, जबकि विनिंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी ने उसे धीरे से छोड़ा और कहा, कुछ रहस्यों को कभी भी ठंडे और अंधेरे तरीके से उजागर नहीं करना चाहिए। विनिंग ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। वांग जी ने उसे कूल डाउन में कहा, अब जाओ। वह झुका और हवा में गायब हो गया। वांग जी ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, जाओ और उपपत्नी विंग से कहो कि मैं उसके यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इधर जैस्मिन पवेलियन में विंग फ्रेश होने के बाद शीशे के सामने बैठा था, जबकि एंजी उसके बाल बना रही थी। विंग शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए सोच रहा था, अजीब नहीं है ना? लोग अपनी कल्पना के कारण कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें लिखते हैं, लेकिन वह कुछ किसी और की कल्पना से शुरू होता है। विंग अपने मन में सोचते हुए कहा, नोवेल में शुरू से ही ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं किया गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब मैं जिस दुनिया में रह रहा हूँ और नोवेल स्पष्ट रूप से अलग है? विंग नोवेल में एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया था, और यहाँ मैं दृश्य वाली भूमिका से कहीं अधिक जीवन जी रहा हूँ। क्या सब कुछ अलग है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक ही चरित्र के साथ एक अलग दुनिया है? हर कहानी के दो भाग होते हैं, कभी दिखाया जाता है और कभी नहीं। और क्या मैं उस दूसरे कथानक में जी रहा हूँ जो कभी लिखा ही नहीं गया? क्या कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो मैं नहीं जानता? बेशक है, उपन्यास में सम्राट को एक साइड विलन पिता के रूप में दिखाया गया था, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे वे मुख्य पात्र हैं। हर चीज उसी से जुड़ी हुई है, वह हर चीज का मुख्य है। जोर से चिल्लाया। एंजी उसकी ओर देखने लगी। अपने बाल पकड़ते बोला, मैं उसके बारे में सोचकर पागल हो जाऊंगा। तभी एंजी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या आप प्रेग्नेंट है गगा? विंग उसे देखकर पूछा, क्या? एंजी ने कहा, आपके मूड स्विंग से ऐसा प्रतीत हो रहा है। तभी विंग ने अपने मन में कहा, मैं इतनी जल्दी गर्भवती नहीं होने वाला। तभी वहाँ श्रेया एक्साइटेड होते हुए कमरे में आया। उसने विंग की ओर देखते हुए कहा, विंग माय बेबी। विंग उसे अजीब नजरों से देखा और अपने मन में सोचा, इतना क्यूट भी है, पक्का कुछ गड़बड़ है। तभी उसने एंजी की ओर देखा और कहा, अयो छोड़ो इसे, सबसे पहले खुशखबरी सुनो। तभी विंग ने उससे ओर देखते हुए बोला, आपकी अच्छी खबरें हमेशा मेरे लिए बुरी बन जाती हैं। स्वयं ने कहा, मजाक छोड़ो, किंग ने आपको अपने निजी निवास में बुलाया। वह उत्साह से चिल्लाया। एंजी भी खुश होते हुए बोली, हे भगवान, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। तो विंग ने कहा, तुम दोनों की खुशी मुझे अजीब एहसास दे रही है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने हाथ में लटकन को देखते हुए मुस्कुराया। वहीं मून पवेलियन में जे अपने कमरे में उधर उधर नाचते हुए सीटी बजा रहा था और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ रहा था। खैर, वह आज यह जानकर बहुत खुश था कि नई नौकरानी उसके पवेलियन में आने वाली है, उसकी निजी नौकरानी बनने वाली है। लेकिन तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी और तुरंत गंभीर हो गया और दरवाजे की ओर पीट करके बैठ गया। जिसने कमरे में प्रवेश किया और वो किया, प्रिंस। तभी से पीछे मुड़ा
और किया अपनी पलक झपकाते हुए बुदबुदाई, सकिंग स्किनी फेस ह्यूमन। वहीं जिसने सुना उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, क्या आपने किसी राजकुमार को इस तरह संबोधित किया? किया ने तुरंत वो किया और कहा, आई एम सॉरी प्रिंस। नहीं, जे ने कोल्ड टोन में फिर से पूछा, आपका नाम क्या है? किया ने नीचे देखते हुए कहा, किया। वहीं किया अपने मन में सोचने लगी, अरे क्या तुमने किया? तुमने एक राजकुमार को अपमान किया और उसे गार्ड भी कहा। मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। ये अंदर ही अंदर चीख रही थी। मैं अभी भी साम्राज्य के सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद नहीं चखा। मैं अभी भी पूरे साम्राज्य की यात्रा करना चाहती हूँ और मैं प्यार में भी पड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब मैं मरने वाली हूँ। लेकिन मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती। मैं मरने से पहले कम से कम एक बार क्या मेरा गला काट देगा? क्या ये मुझे फांसी पर लटका देगा या मुझे पत्थर से मराएगा? क्या जब डरे हुए अपने मन में बड़बड़ाए जा रही थी, तभी जे ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, किया अब से तुम्हें मेरा ख्याल रखना है। किया कंफ्यूज थी और उसने ब्लिंक किया और अपने मन में सोचा, मुझे तो इसकी उम्मीद नहीं थी। वहीं जे जो मूर्खों की तरह मुस्कुराया जा रहा था। वहीं इधर चिंग जैसे ही अपने पेविलियन में पहुंचा, वह घोड़े से नीचे उतरा। एक गार्ड आया और घोड़े को उसके खलिहान में ले गया और वहीं चिंग अंदर गया। पूरे 3 महीनों बाद उसने अपने घर की ताज़ी हवा को महसूस किया। बाद में चिंग ने एक गहरी सांस ली। हाँ, वो पूरे 3 महीने बाद अपने घर आया था। ये उसकी गलती नहीं है। ठीक, अगर उसका काम सम्राट की रक्षा करना ना होता तो हमेशा उसके साथ रहने वालों की ज़रूरत, जैसे रॉयल पैलेस, जंग मैनोर के बीच 3 घंटे की दूरी है और वह निश्चित रूप से एक दिन में 6 घंटे की यात्रा नहीं कर सकता। वह अपनी पत्नी को रॉयल पैलेस में अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं चाहता था क्योंकि वह वांगची को पसंद नहीं करता, जिसकी स्पष्ट रूप से कई सारी पत्नियां हैं। इसका मतलब यह है कि उसकी अधिकारी पत्नी नहीं है, लेकिन वह बिस्तर पर उसकी सेवा करती हैं। चिंग ने विनम्रतापूर्वक अपने कमरे में प्रवेश किया और उसका स्वागत उसके हस्बैंड के चप्पलों द्वारा किया गया। चिंग दर में खड़ा उठा और अपना माथा रगड़ने लगा। उसकी नज़र सामने गई और उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का गुस्से में खड़ा था। वही नियशन गुस्से से चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ चोर। चिंग ने खुद की ओर इशारा करते हुए, मैं और चोर? उसने मुस्कान के साथ कहा, फिर भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। व्यंग्यात्मक लहजे ने हुसैन ने भी कहा, मेरा पति? मुझे तो लगा मेरे पति 3 महीने पहले लापता हो गया था। चिंग ने गल्प किया और कहा, तो तुम नाराज हो? जिमिन ने हंसना शुरू कर दिया और कहा, गुस्सा? हुसैन ने एक बहुत प्यारी मुस्कान देते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें गुस्से में दिख रहा हूँ? वही चिंग ने अपने मन में सोचा, ये निश्चित रूप से बहुत गुस्सा है। हुसैन मुस्कुराते हुए बिस्तर पर बैठा और पूछा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे प्यारे पति 3 महीने तक घर क्यों नहीं आए? हुसैन अपने चेहरे पर एक तीव्र मुस्कान के साथ बहुत ही गुस्से में दिख रहा था और वही चिंग उस पर अपना अनुभव था, इसलिए वह छोटे कदमों के साथ हुसैन की ओर चला और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी प्यारी मीठी पपी आइज से उसे देखा। प्लीज अपने पति को माफ कर दो, चिंग ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। हस्बैंड ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। वहीं हुसैन अपने मन में सोचा, ओह माय बेबी। फिर उसने अपने मन में सोचा, नहीं हुसैन, नरम मत पड़ो, इस बार सजा की जरूरत है। वहीं चिंग हुसैन की ओर देखते हुए, वाइफी ने हस्बैंड को माफ नहीं किया?
हुसैन ने गंभीरता से कहा, इसे इतना प्यारा होने की क्या ज़रूरत है। वहीं चेंग एक बच्चे की तरह उसकी पोशाक को खींचते हुए बोला, वाइफी। वहीं हुसैन ने कफ किया और खड़े होते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, खाने के लिए आओ। यह है नी हुसैन, जियांग चेंग की वाइफ और एक प्रभावशाली ओमेगा जो 22 वर्ष का है। वह साम्राज्य के एक अमीर व्यापारी का बेटा है। अपने पति से बहुत प्यार करता है। 19 साल की उम्र में जियांग चेंग से शादी कर ली और यह शादी वांग जी ने करवाई थी। इसका मतलब यह है कि वांग जी ने शादी उसी तरह से तय की जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं। वह शिक्षित है और उसे पसंद नहीं जब ओमेगा अपनी छोटी उम्र में शादी कर लें। पहले तो उसे लगा कि चेंग सम्राट की तरह बन जाएगा क्योंकि वह उसके साथ रहता है, एक प्ले बॉय और फक बॉय। लेकिन शादी के बाद हुसैन की राय चेंग के बारे में पूरी तरह से बदल गई। लेकिन वांग जी को ज़्यादा पसंद नहीं करता। अब वह चेंग को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और चेंग भी उससे प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ सिजोई अपने बगीचे में बैठकर बांसुरी बजा रहा था। संगीत इतना शांत और मनमोहक था कि वह किसी के भी बेचैन मन को शांत कर सकता है। कुछ देर बाद वह बांसुरी को घास पर रख देता है और अपने हाथों पर झुककर घास पर लेट जाता है और खूबसूरत तारों भरे आसमान को देखता है। वहीं विनिंग, जो कि वांग जी का शैडो गार्ड है, वह दूर से ही सिजोई को देख रहा था और वह अपने मन में सोचता है, यह एक अल्फा है लेकिन इसकी संरचना और सुंदरता पूरी तरह से एक नाजुक ओमेगा की तरह है। विनिंग ने फिर अपना सिर हिलाया और अपने आप से बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सा हंसा और बोला, नाजुक, और यह पूरी तरह से अपने निर्दयी पिता का दूसरा रूप है। इसमें इससे सब कुछ किंग से मिला है। यह देखने में कितना मासूम और प्यारा लगता है, लेकिन यह एक अत्यंत जहरीले सांप की तरह है। यदि आपने इसे धोखा देने या चोट पहुंचाने का साहस किया तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही नरक का टिकट बुक कर लिया है। सोच रहे होंगे कि यह एक व्यक्ति तीसरे राजकुमार के बारे में इतना कैसे जानता है। खैर, वह कुछ वर्षों से इस राजकुमार पर नज़र रख रहा है। वह भी नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी को भी इस बारे में पता नहीं है, लेकिन वेनिंग को हमेशा लगता है कि सिजोई उतना शक्तिहीन नहीं है जितना वह दिखता है। वहीं सिजोई घास पर लेटे हुए अचानक मुस्कुराया। वेनिंग ने अपना सिर झुकाया और अपने मन में सोचा, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं सिजोई ने हंसते हुए कहा, मस्ती के बिना जिंदगी कितनी मज़ेदार है। वेनिंग ने अपने मन में कहा, यह भी अपने पिता की तरह ही अजीब है। वहीं जैस्मीन पवेलियन में विंग शीशे के सामने उदास चेहरे से बैठा था, जबकि नौकरानियां उसे सुंदर बनाने में लगी हुई थी। उसे यह भी नहीं पता कि जब वह स्वाभाविक रूप से इतना सुंदर है तो उसे इस आटे से क्यों भर रही है। विंग ने इंगशी और शोयांग को देखा जो खुशी से चिल्ला रहे थे। शोयांग ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, किंग ने अपने निजी निवास में आज से पहले कभी किसी ओमेगा को नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने आपको बुलाया है। आप पहले व्यक्ति हैं विंग, आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा। वहीं विंग वो अपने मन में सोच रहा था, नोवेल में सम्राट के निजी कक्ष में प्रवेश करने वाली पहली पत्नी म्या थी। क्या मैं उनकी जगह ले रहा हूँ? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अब नोवेल जैसा कुछ भी नहीं रहा यहाँ। फिर उसने गॉड से प्रे करते हुए कहा, हे भगवान, प्लीज़ मेरे जीवन में कोई परेशानी ना हो और मुझे बिना किसी परेशानी के मेरे जीवन का आनंद लेने दो। और इधर जियांग मेंशन में चेंग हुसैन के सामने बैठा था, जो इतने दिनों के बाद खुशी से अपने हस्बैंड के हाथों का बना खाना खा रहा था। हुसैन अपने पति के संतुष्ट चेहरे को देखकर हल्के से मुस्कुराहट दी। फिर उसने कोल्ड टोन में कहा, धीरे धीरे खाओ। वही चेंग ने पपी आइज बनाते हुए कहा, मुझे इसकी याद आई, मुझे तुम्हारी बहुत अधिक याद आई, लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? हुसैन ने आखिरकार हार ही मान ली और उसने कहा, ओह। हुसैन खड़ा हुआ
और चिंग की ओर गया और उसकी बाँह गले में लगाते हुए उसके पास बैठ गया। चिंग ने अपने हस्बैंड को अब नाराज नहीं देखकर एक बहुत बड़ी मुस्कान दी। वहीं हुसैन ने पाउट करते हुए कहा, अब मुझे खाना खिलाओ। और उसने अपने मुंह को खोलते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं इसे खाना चाहता था। चिंग ने भी उसे प्यार से खाना खिलाया। वहीं चिंग ने हुसैन की नोज पर पिंच करते हुए कहा, जब तुम जानते हो तो मुझ पर इतना गुस्सा नहीं कर सकते तो तुम इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो। वहीं हुसैन ने खाना चबाते हुए अपना मुंह बनाया तो चिंग को हंसी आ गई। इधर जिंगशी में वांगजी के कमरे का दरवाज़ा खुला और विंग नजर आया जो दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके लंबे बाल खूबसूरती से बने हुए थे। वो हल्के गुलाबी रंग के हानफू में पहने हुए सुरुचिपूर्ण ढंग से खड़ा था जिसमें पिस्टल और लेवेंडर रंग के फूल कढ़ाई किए हुए थे। जैसे ही विंग ने कमरे के अंदर प्रवेश किया पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। वांगजी अपने आप में बुदबुदाया, ब्यूटीफुल। वहीं विंग ने वांगजी को वो किया और हाँ करते हुए उसके देखा और बोला, आप थोड़ी देर मुझे आराम करने क्यों नहीं देते। आप पूरे दिन मेरे साथ थे और फिर से मुझे अपने मनोर में बुला लिया। आप में बहुत स्टेमिना होगा पर मैं आपकी तरह मॉन्स्टर नहीं हूँ। वांगजी ने चकल किया। वहीं अपनी प्यारी मुस्कान के साथ बोला, जब तुम क्रोधित होते हो तो और भी क्यूट लगते हो। विंग ने अंग्रेजी में कहा, विच। वहीं वांगजी ने उसके ऊपर भौं उठाते हुए पूछा, इसका मतलब क्या है। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे सम्राट। वांगजी ने पूछा, सच में। विंग ने अपनी बनी स्मेल देते हुए कहा, सच्ची। विंग ने फिर अंग्रेजी में कहा, यू आर हॉर्नी विच। वांगजी ने कहा, अब इसका मतलब क्या है। विंग ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे प्यारे सम्राट। वांगजी को सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने कहा, ठीक है तब से मैं हॉर्नी विच हूँ। वही विंग हंसने लगा और अपनी हंसी को नहीं रोक सका। उसने कहा, ठीक है हॉर्नी विच। जब जोर जोर से हंसने लगा तो वांगजी ने मुंह बनाते हुए कहा, इसका मतलब हॉर्नी विच का मतलब प्यारे सम्राट नहीं है ना। वहीं विंग अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। जिस तरह से वांगजी इतना मासूम और बेवकूफ़ लग रहा था वह वाकई में बहुत ही मज़ेदार था। विंग ने ध्यान ही नहीं दिया कब वांगजी विंग के इतने करीब आ गया और उसके बालों से हेयर पिन खींच लिया जिससे उसके बाल उसके कंधे पर बने हुए बन से नीचे की ओर घूमने लगे। विंग ने हंसना बंद कर दिया और वांगजी को विंग के इतने करीब देखकर उसकी सांसें ही अटक गईं। उसने वांगजी से कहा, तुम इतने करीब कब आ गए। वांगजी ने विंग के रेशमी मुलायम बालों को छूते हुए कहा, जब तुम मुझ पर हंसने में व्यस्त थे। विंग ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, ओह। वांगजी ने विंग की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसकी गहन घनी आंखों का संपर्क बनाए रखा। विंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद को डुबा रहा हो, उन गहरे नीले रंग के गोले में खुद को खो रहा हो। वांगजी विंग की गर्दन से लिपट गया जबकि विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो वांगजी के शरीर पर अपनी मुट्ठी भींचते हुए विंग ने शर्माते हुए कहा, मैं अभी भी श्योर हूँ। वांगजी ने हंसते हुए कहा, उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने कब कहा कि हम इंटरकोर्स करने वाले हैं। विंग ने कन्फ्यूजन में अपना सिर हिलाया और बोला, हम ऐसा नहीं कर रहे। वांगजी ने विंग की ओर देखा और एक डर्टी स्मिक के साथ कहा, क्यों, तुम ये करना चाहते हो। विंग ने भी ब्लिंक करते हुए कहा, कौन उस संतुष्टदायक चीज़ को नहीं करना चाहेगा। वांगजी का चेहरा लाल हो गया। वो पूरी तरह से शर्माया और विंग खिलखिलाकर हंसा और बिस्तर पर बैठ गया। उसने हंसते हुए कहा, आप बहुत प्यारे लगते हैं जब आप पूरी तरह से लाल हो जाते हैं किंग। जी एम्बैरेसमेंट के कारण दूसरी ओर देखने लगा। हेलो गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। एंड लास्ट, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।